हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट ये रिएक्शन कंप्लीट की थी और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेट ये सब भी कंप्लीट किया था, सिर्फ पढ़ा था। आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर क्या होते हैं। सबसे पहले आज देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्स गेट्स रिड्यूस। मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 80 रुपये हैं और मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है, और किसी भी व्यक्ति के पास 20 रुपये हैं, तो वो क्या करेगा? मुझे क्या दे देगा? वो दे सकता है 20 रुपये, क्योंकि मेरे पास 80 रुपये हैं और मेरे 100 रुपये पूरे हो जाएंगे अगर वो मुझे 20 रुपये दे देगा। तो वो क्या करेगा? मुझ पे तो एहसान कर देगा, एहसान कर देगा। तो क्या करेगा? उसके मतलब मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा, क्योंकि अब मुझे उसके 20 रुपये कभी ना कभी तो लौटाने होंगे ही, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा क्योंकि उसने मेरे ऊपर एहसान किया 20 रुपये देकर। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों चढ़ेगा? क्योंकि उसने मेरे ऊपर एहसान किया है और अब उसे वो 20 रुपये भी लेने हैं, ठीक है, तो उसे भी फ़ायदा होगा और मुझे मेरे 100 रुपये मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या केमिस्ट्री में क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है? ऑक्सीडाइजेस अनदर, मतलब दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर दे और खुद अपना रिड्यूस हो जाता है। मतलब दूसरों पर एहसान कर देता है और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल दे रखा है रिड्यूसिंग एजेंट पे, देख लेते हैं। फिर ये एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है और क्या खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल क्या है, CuO, मतलब ये एक कॉमन एग्जाम्पल है, आपकी NCERT बुक में दे रखा है। CuO प्लस H2 दैट गिव्स Cu प्लस H2O। अब जो क्या किया, Cu मतलब कॉपर ने क्या किया, उसके साथ ऑक्सीजन था, वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया और क्या हाइड्रोजन के साथ जाकर बैठ गया। तो क्या यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, हटा यहाँ से, और कहाँ हाइड्रोजन के पास जाकर बैठा ना। तो जो ये रिएक्शन हुई, कौन सी रिएक्शन हुई? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जो अब रिडक्शन रिएक्शन हुई, किसने क्या किया? CO ने अपने से दूसरे वाले को क्या किया? ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या हो गया? अपने पास से ऑक्सीजन को हटा दिया। तो ये हमारा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसमें दे रखा है कि खुद दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। मतलब रिड्यूस का मतलब हाइड्रोजन को क्या कर ले? उसको ऑक्सीजन दे दे। अब देखिए, अब इस रिएक्शन में क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन क्या था? अकेला था। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास अब कौन बैठ गया? ऑक्सीजन जाकर बैठ गया। मतलब कि यहाँ पर तो ये रिड्यूस था, पर यहाँ खुद जाके अपने पास किसको बिठा लिया? इसने ऑक्सीजन को बिठा लिया। तो इस रिएक्शन में यही था कि दूसरे सब्सटेंस को क्या, कॉपर को तो इसने रिड्यूस कर दिया, कॉपर के पास से क्या, ऑक्सीजन को तो हटा दिया ना, और खुद अपने पास जाकर बिठा लिया, खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये हमारा, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ये हमारा ये रहा H2O रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हो चुकी है। एक बार और देख लीजिए कि क्या रिएक्शन इज सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्स गेट्स रिड्यूस। ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है? खुद तो क्या, मतलब खुद तो रिड्यूस हो जाता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है। रिड्यूसिंग ए सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस सब्सटेंस एंड सेल्स गेट्स ऑक्सीडाइज, जो क्या करता है? दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है और खुद जाके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है और अब हम रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सबसे पहले वर्ड से ही पता चल रहा है, एक्सो का मतलब क्या है? इसमें एग्जिट होना, बाहर निकलना, और थर्मिक मतलब हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें क्या मतलब था? थर्मिक का, थर्मल का हीट था। तो एग्जिट हीट मतलब जिस भी रिएक्शन के अंदर से क्या हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन
कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। जैसे कि C+O2 दैट गिव्स CO2 प्लस हीट रिलीज हुई है इसमें से। ठीक है, अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट की क्या रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है रिएक्शन को करवाने के लिए। मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें एग्जाम्पल क्या है देखो, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट दैट गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। ऐसे रिएक्शन, अब ये कौन सी रिएक्शन हमारी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसमें सनलाइट की ज़रूरत हुई है रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, तो देखो एक्सोथर्मिक एक बार और पढ़ लेते हैं, एंडोथर्मिक भी पढ़ लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। मोस्ट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो क्या कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट की ज़रूरत होती है रिएक्शन को करवाने के लिए। जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यहाँ ग्लूकोज बनता है, तो इस रिएक्शन में 6CO2 प्लस 6H2O के साथ सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ी है इस रिएक्शन को करवाने के लिए, जिससे हमारा क्या ग्लूकोज बनता है। तो ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेसिडिटी, अब प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। सो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की क्या होती है। रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सोर्सेज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब हम कोई रिएक्शन भी करवाते हैं, कोई भी रिएक्शन करवाएं, तो बाद में जो हमारे पास किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन होती है, तो जो रिएक्शन के बाद नीचे जम जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कह देते हैं। कोई भी दो सोर्स जम बच जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम किसी भी पानी के अंदर हम सोल्ट मिक्स करते हैं या फिर शुगर मिक्स करते हैं, तो उसके अंदर वो कुछ बच जाता है, तो वो क्या उस रिएक्शन का क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब उसे डिनोट किससे करते हैं, मैंने आपको बता ही रखा होगा उसका सिंबल क्या होता है। तो जैसे कि कोई रिएक्शन हुई है, उसके बाद अगर ऐसे यहाँ पर ऐसे करके ये साइन दे दिया जाए कि भाई इस साइन का मतलब है कि जो रिएक्शन है उसके अंदर जो प्रेसिपिटेट वो नीचे जम चुका है, तो सिंबल क्या होगा, इस एरो का ये सिंबल होगा। अगर ये एरो ऊपर की साइड हुआ, ऐसे हुआ, तो क्या बताता है कि जो हीट है, क्या हीट रिलीज हो रही है, रिएक्शन से बाहर हीट निकल रही है। ये एरो हमें क्या बताता है, प्रेसिपिटेट, और ये एरो हीट रिलीज हो रही है ऊपर वाली जो साइड है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, क्या सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, हमें क्या मिला, AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। और साइन ये है, मतलब कि ये जो है हमारा रिएक्शन के अंदर क्या प्रेसिपिटेट हो चुका है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, एक्वस सॉल्यूशन में टू सॉल्ट्स कोई भी वो क्या नीचे बैठ जाए, जम जाए, रिएक्शन के अंदर बच जाए, तो हम उसे क्या देते हैं कि वो रिएक्शन का प्रेसिपिटेट है, मतलब उसके अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हुई है।
कई रिएक्शन होती है जिसमें नहीं होती और कई होती हैं जिसके अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। सिंबल ये होता है और रिएक्शन क्या है हमारी AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट ने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन की और हमें सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हुई, जबकि जो सोडियम नाइट्रेट है वो क्या है हमारा प्रेसिपिटेट है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में और बताऊंगी। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड बेस एंड सोल्ट, जो सेकंड चैप्टर है साइंस का, उसके अंदर अच्छे से दे रखा है, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो अब हम क्या देखते हैं, कोरोजन के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोरोजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर undesirable compound due to their reaction with oxygen, water, acid, gases etc. present in the atmosphere is called corrosion. ऐसी स्लो प्रोसेस, सबसे पहले जानिए कि ये जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है और क्या करती है, ये कन्वर्जन ऑफ मेटल मतलब मेटल को चेंज करती है। कोई भी मेटल ले लीजिए आप, फॉर एग्जांपल कॉमन मेटल क्या है हमारे पास, हाँ आयरन। जो आयरन है हमारे पास एकदम कॉमन मेटल है, ठीक है। और मान लीजिए हमने उसे क्या किया, खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, गैस के कांटेक्ट में आएगा। मतलब इसमें जो लिखा हुआ है ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस, मतलब इनके कांटेक्ट में आने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, उसके ऊपर रेड कलर की सी जो लेयर है वो चढ़ जाएगी। तो वो क्या होगा, जो आयरन है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, कोरोड होना शुरू हो जाएगा। जो ये प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड, मतलब मेटल ऐसे कंपाउंड में चेंज हो जाए जो अनडिजायरेबल हो, अनवांटेड हो, ठीक है। ड्यू टू द रिएक्शन विद, किसके साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एटसेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन, जो किसमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। लोहे के ऊपर क्या एक लाल रंग की परत चढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं कि जो ये लोहा है उसके ऊपर जंग लग चुका है। मतलब जो एग्जाम्पल भी है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन लोहे पर जंग लगना, ठीक है। कोरोजन हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे कि अब ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। ओके, सो फ्रेंड्स देखते हैं कि रस्टिंग क्या होता है। Iron when react with oxygen and moisture forms red substance which is called rust. जब आयरन मतलब लोहा क्या रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो वो एक रेड कलर का सब्सटेंस उसकी वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। मतलब जब लोहे पर जंग लग जाता है उसे रस्ट कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है इस रस्ट की, ये रस्टिंग रिएक्शन है, प्रोसेस है। 4Fe मतलब इसने जो Fe क्या है हमारा आयरन है, उसने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन की जो कि इसमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और हमें क्या मिला, Fe2Fe2O3.XH2O। ये रिएक्शन हमारी रस्टिंग रिएक्शन होगी और इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है, ठीक है। क्या रिडॉक्स रिएक्शन में हमें क्या क्या मिलता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये जो रस्टिंग प्रोसेस होती है ये क्या करती है, लोहे को क्या कर देती है, खराब कर देती है, जिससे उसकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और वो कम भी यूज़ होता है। अब हमने रस्टिंग भी पढ़ ली कि रस्टिंग क्या होता है, तो अब हम पढ़ेंगे कॉपर। कॉपर के ऊपर जो कोरोड होता है, कोरोजन ऑफ कॉपर कैसे होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि कोरोजन ऑफ कॉपर मतलब कॉपर कैसे कोरोड होता है। तो देखिए कॉपर को कोरोड होने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने रस्टिंग प्रोसेस पहले समझी थी उससे हम बच कैसे सकते हैं, आयरन को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, पेंट करके, उस पर आप पेंट कर दो, किस पर, आयरन पर आप पेंट कर दीजिए बाय पेंटिंग, ठीक है। अगर आप आयरन पे पेंट कर दोगे तो हमारा जो आयरन है वो ख़राब नहीं होगा। ये जो पेंट है वो क्या कहेगा कि भाई आप मुझे ख़राब कर लीजिए एयर मॉइस्चर ऑक्सीजन से, पर मैं क्या आयरन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। सेकंड क्या प्रोसेस होती है, बाय अप्लाइंग
ग्रीस और ऑयल। तेल लगाकर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड मेथड क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, देखो ऐसी प्रोसेस, अगर हम आयरन पर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, अब हम उस पर जिंक की लेयर ही क्यों चढ़ाएंगे, क्या हम उस पर कॉपर की लेयर नहीं चढ़ा सकते। तो देखिए जो जिंक होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो जिंक होता है वो आयरन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। किससे, आयरन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो वो आयरन के ऊपर जब हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं तो जो मतलब मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन होता है, वो जल्दी ख़राब नहीं कर पाती है जिंक को। इस कारण हम जो आयरन है उस पर जिंक की ही लेयर चढ़ाते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस ही होती है जिस प्रोसेस के अंदर आयरन पर लेयर चढ़ाई जाए जिंक की, ठीक है। तो देखो अब हम कोरोजन ऑफ कॉपर देख लेते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं कि हम उसे आयरन को कैसे बचा सकते हैं, रस्टिंग प्रोसेस से। इट लॉस देयर लस्टर एंड शाइन आफ्टर सम टाइम बिकॉज द सरफेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एक्वायर ए ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3.CuOH ट्वाइस। कॉपर कोरोड होने के बाद क्या करता है, अपनी चमक को खो देता है। जब हम उसे कुछ टाइम तक रखते हैं, आपने देखा भी होगा कि अगर हम कॉपर को कुछ टाइम मतलब तांबे को कुछ टाइम तक रख दो तो वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। तो उस ग्रीन कलर की कोटिंग जो होती है वो क्या होती है, जो वो बताती है कि जो हमारा कॉपर है ना वो कोरोड हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ख़राब तो नहीं हुआ है पर वो कोरोड हो चुका है, ठीक है। बेसिकली वो ख़राब ही हो चुका है। और बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है वो क्या, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की परत होती है ग्रीन कलर की। कलर क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट, ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है। जब कॉपर CO2 और H2O के साथ रिएक्शन करती है तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाती है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ चुकी है, हमारा जो कॉपर है वो ख़राब हो चुका है। तो देखो हमने ये पढ़ लिया है और अब हम क्या पढ़ेंगे, कोरोजन ऑफ सिल्वर। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि हमारा सिल्वर कैसे कोरोड होता है। कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर तो आप जानते होंगे कि सिल्वर क्या होता है, Ag। क्या होता है इसका सिंबल, Ag, चांदी। द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स टर्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड विच इज Ag2S ऑन इट्स सरफेस बाय एक्शन ऑफ H2S गैस प्रेजेंट इन द एयर। अब देखो कहने का मतलब है अगर सिल्वर को आप ऐसे ही खुला छोड़ देते हो तो उसके ऊपर क्या ब्लैक कलर की एयर के कांटेक्ट में आएगा और ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, ब्लैक कलर की लेयर जो होती है Ag2S, मतलब कि हमारी ब्लैक कलर की सिल्वर सल्फाइड ऑन इट्स सरफेस उसके ऊपर चढ़ जाती है। और वो किसके कारण चढ़ती है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड किस में प्रेजेंट होता है, एयर के अंदर। तो देखिए सिल्वर ने किसके साथ रिएक्शन की, क्योंकि हमारी जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसी की वजह से हुई। तो हमारा जो सिल्वर उसने किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन की, तभी क्या बना, सिल्वर सल्फाइड और H2 गैस, ठीक है। Ag मतलब सिल्वर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, Ag2S मतलब सिल्वर सल्फाइड, और H2 हाइड्रोजन। आप दोबारा देख लीजिए कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। जब भी सिल्वर मेटल को हम एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तब क्या होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। तो वो जो ब्लैक कलर की लेयर होती है वो क्या
सिल्वर मेटल को कोरोड कर देती है। इसका मतलब जो हमारा मेटल है सिल्वर वो कोरोड हो चुका है। और उसकी रिएक्शन ये है, जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S के साथ रिएक्ट करता है तब Ag2S बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है प्लस H2 बनता है। इसका मतलब हमारा जो सिल्वर मेटल है वो कोरोड हो चुका है। तो देखिए एक बार मैं सीरियस कर देती हूँ। हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो भी मेटल है, हमने जितने भी जैसे रस्टिंग प्रोसेस करवाई है, अभी हमने कॉपर की भी कोरोजन करवाई है और सिल्वर की, तो हमें क्यों किस कलर की कोटिंग मिलती है उन पर, ठीक है। देखिए हाँ, सबसे पहले हमने रस्टिंग प्रोसेस करवाई थी तो आयरन के ऊपर किस कलर की मिलती है, रेड कलर की। उसके ऊपर क्या, रेड कलर की उसके सरफेस पर वो कोटिंग मिलती है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा मेटल है वो ख़राब हो चुका है। कॉपर के ऊपर, तांबे के ऊपर किस कलर की मिलती है, कॉपर के ऊपर हमारे ग्रीन कलर की मिलती है। और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की मिलती है। आप समझ ही गए होंगे कि जब आयरन के ख़राब होता है तो उसके ऊपर रेड कलर की कोटिंग होती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। तो जो हमारा कोरोजन टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है और अब हम क्या पढ़ेंगे, रैंसिडिटी। सो फ्रेंड्स, देखते हैं रैंसिडिटी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले जाने की रैंसिडिटी क्या होता है। रैंसिडिटी फॉर एग्जांपल हमारे पास चिप्स है, क्या है, चिप्स है और उसके अंदर हवा भरी हुई है। कुछ टाइम बाद उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, कुछ टाइम बाद वो जो चिप्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब वो ख़राब क्यों होते हैं, तो देखते हैं। द टेस्ट एंड ओडर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। मतलब जब हम किसको फैट और ऑयली फूड को, जंक फूड, उसे हम कुछ टाइम तक रख दें तो क्या होता है, वो एयर के कांटेक्ट में आता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस करने लगता है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस करने के बाद क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसका जो टेस्ट होता है और ऑर्डर, मतलब कि उसका जो टेस्ट, स्वाद होता है और स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वो जो फैट और ऑयली फूड होता है उसे हम लॉन्ग टाइम तक रखेंगे तो वो ख़राब ही होगा। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी। क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। तो आपने देखा ही होगा चिप्स के पैकेट में, क्या चिप्स के पैकेट में कुछ थोड़े ही चिप्स होते हैं, ज़्यादा तो उसमें हवा भरी होती है। किस कारण भरी होती है पता है आपको, सिर्फ चिप्स के पैकेट में आपको 10% चिप्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा 90% उसके अंदर क्या होती है, हवा भरी होती है। अगर आपके पास ये हवा नहीं हुई ना तो आप इस 10% का कुछ नहीं कर सकते, आप इस 10% चिप्स को भी नहीं खा सकते हो। ये जो 90% हमारे पास हवा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चिप्स के अंदर, नहीं तो जो हमारे चिप्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो हमारी गैस कौन सी होती है, उस गैस को हम कहते हैं नाइट्रोजन गैस। चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है और वो उन्हें ख़राब नहीं होने देती है। उसके ऊपर एक्सपायर डेट भी लिखी होती है कि नाइट्रोजन गैस इतने टाइम तक ही उसके अंदर रहेगी, उसके बाद जो खाना है, मतलब कोई भी फूड मटेरियल, वो ख़राब हो जाएगा, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो एक्सपायरी डेट इसीलिए ही लिखी जाती है। तो क्या होता है रैंसिडिटी, जिस प्रोसेस के अंदर किसी भी फैटी एंड ऑयली जो फूड होता है उसका टेस्ट और ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसे अगर हम लंबे समय तक रख देते हैं तो वो ख़राब हो जाएगा, उसका टेस्ट भी अलग हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम रैंसिडिटी प्रोसेस कहते हैं, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द एयर। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं होगी तो जो 10% चिप्स हैं उसका भी कोई काम नहीं, उन्हें भी आप नहीं खा सकते हो, ठीक है। तो हमने रैंसिडिटी पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि हम इस रैंसिडिटी प्रोसेस से कैसे बच सकते हैं, अपने चिप्स को कैसे बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हम रैंसिडिटी प्रोसेस से अपने फूड को कैसे बचा सकते हैं, ऑयली एंड फैटी फूड को, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। क्या एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि
उस फूड के अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट को मिक्स कर सकते हैं और उस फूड को बचा सकते हैं। ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उससे विपरीत कोई भी चीज़, एंटी का मतलब तो वही होता है ना, उससे विपरीत कोई भी चीज़। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस को फिल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने रैंसिडिटी प्रोसेस से अपने फूड को बचा सकते हैं। किसको? नाइट्रोजन गैस को फिल करके। एंड एयर टाइट कंटेनर, हम एयर टाइट कंटेनर में फूड को रख के, क्या अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और रैंसिडिटी प्रोसेस भी शो नहीं होगी, हमारा फूड भी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमें, सिंपल सी बात है कि हमें अपने फूड को, जो ऑयली फूड है उसको किससे बचाना है, हमें अपने ऑयली फूड को एयर से बचाना है, मॉइस्चर से बचाना है, मतलब बाहर नहीं रखना ज़्यादा टाइम के लिए ताकि वो ख़राब हो जाए। हमें एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं और नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं। तो मतलब हम ये पढ़ चुके हैं, हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, रैंसिडिटी। तो अब हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।